उसके पास व्यक्ति को पहचानने की, व्यक्ति में क्या खामी है, क्या खूबी है, वो जानने की भयंकर तकलीफ थी। कोई बड़प्पन नहीं दिखा जाए अपने को, वो जगह नहीं मिली तो नीचे भी बैठ जाएंगे। मैंने मेरा नाम बदल दिया तो मैं लालजी भी हो गया, वो सरदार जी हो गए, तो पगड़ी पहनकर घूमते रहे। मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन नर्मदा को साबरमती के साथ जोड़ दिया। श्रीमान जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे दोनों पैर ठीक हैं, तुम्हारे पैर में चोट है। तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता हूँ देखना, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। पिता की छोटी सी चाय की दुकान पर मदद के लिए नरेंद्र मोदी रोज सुबह 4 बजे घर से निकल पड़ते थे। स्टेशन पर चाय पिलाते पिलाते ही उनकी जिंदगी के पहले सबक की शुरुआत हुई। यात्री आते, बातें करते और बातचीत के इसी सिलसिले में उनकी हिंदी निखरती चली गई। परिवार की गाड़ी आगे बढ़े, इसके लिए मां हीराबा ने भी पड़ोसियों के घर में जाकर काम किया। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। व्यथा को बहने देना, आंसुओं को गिरने देना। फूल गिरे तो गिरने देना, धूल में उसको ठिठुरने देना। सुख दुख की अनुभूति तो है, पल दो पल की माया। बचपन की एक छोटी सी घटना, लेकिन यही छोटी सी घटना नरेंद्र मोदी के बड़े व्यक्तित्व की झलक देती है। मां के साथ रास्ते पर चलते हुए उन्हें जमीन पर पड़ा 1 रुपया मिला। मां ने स्नेह से कहा, बेटा इसे रख लो, काम आएगा। लेकिन नरेंद्र ने उस रुपए को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने सोचा मेरे काम तो चल ही जाएंगे, पर किसी और के सपनों में ये रुपया जान डाल सकता है। उन्होंने वो रुपया एक गरीब बच्ची को दे दिया ताकि वो किताबें, पेंसिल खरीदकर पढ़ाई जारी रख सके। नरेंद्र मोदी का घर बहुत साधारण था। खाने की थाली में ज्यादातर बाजरे की रोटी और कढ़ी होती थी, लेकिन बच्चों का मन तो कुछ और चाहता है ना, इसलिए वे अक्सर मेहमानों का इंतजार करते रहते, क्योंकि तभी घर में पकती थी गेहूं की रोटी और सब्जी। वही पल उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होते। उनकी मां हीराबा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर के संस्कारों की बुनियाद बहुत गहरी थी। हर शाम पिताजी जब घर लौटते और बच्चों को धार्मिक पुस्तकों का पाठ सुनाते, शायद ये शब्द ही उनके जीवन के पहले संस्कार बने। हाथ में धरो संवेदना की कील और स्नेह की हथौड़ी। क्षितिजों की दीवार, आकाश की छत, मनुष्यों की भीड़, हरी भरी सृष्टि, मेरे घर का आकार, मेरे मन का विस्तार, ये समस्त संसार। नरेंद्र मोदी का स्कूल में दाखिला अपने आप में बेहद दिलचस्प और परंपराओं से जुड़ा हुआ किस्सा है। गांव में जब भी किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन होना होता तो उसके लिए दिन, तारीख, पंचांग देखकर ही तय की जाती। यही परंपरा छोटे नरेंद्र के साथ भी निभाई गई। तय दिन पर गांव के टीचर जेठा भाई उनके घर आए, नरेंद्र के माथे पर तिलक लगाया, पूजा करवाई और फिर परंपरा के मुताबिक नन्हे नरेंद्र की उंगली पकड़कर उन्हें आगे की राह पर ले चले। नरेंद्र, अब तुम्हें विद्यालय में अच्छे बच्चे की तरह शिक्षा ग्रहण करना है। नरेंद्र भाई,
एक नटखट विद्यार्थी तरीके प्रख्यात थे। बहुत चालाक विद्यार्थी थे। हम जिंदगी के जिगरी यार हैं, हम छलकता हुआ प्यार है, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, हम मनमौजी दरबार है। गरीबी के दिन थे, लेकिन छोटे नरेंद्र मोदी के हौसले बहुत बड़े। चाहे हालात जैसे भी हों, वो हमेशा साफ सुथरे और फिट रहते थे। लेकिन कपड़े प्रेस हों, जूते चमके, इसके लिए जेब में पैसे कहां थे? तब नरेंद्र मोदी ने जुगाड़ निकाला। कभी ईंट और लोटे से कपड़े प्रेस किए तो कभी चौक से जूते चमकाए, ताकि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, उनका आत्मविश्वास हमेशा चमकता रहे। और जो टीचर ने चॉकस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉकस्टिक के टुकड़े घर ले आता था और उसको मैं भिगो करके पॉलिश बना के मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके चमकदार वाइट बना करके जाता था। वडनगर में पढ़ाई के दौरान ही नरेंद्र मोदी का जुड़ाव आरएसएस से हुआ। बाल स्वयंसेवक के रूप में वो रोज शाखा जाकर अनुशासन और सेवा के संस्कार सीखते। प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने उन्हें संघ से जोड़ा और गहरा असर डाला। बाद में मोदी ने अपने गुरु की स्मृति में कार्यकर्ता राजाभाई नेने के साथ मिलकर सेतुबंध नामक किताब लिखी। स्कूल के दिनों से ही नरेंद्र मोदी जिज्ञासु थे और तर्क करना उन्हें खूब पसंद था। एक बार की बात है, क्लास टीचर ने नरेंद्र मोदी से कहा कि अपना होमवर्क क्लास मॉनिटर को दिखाओ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि मैंने काम किया है तो उसे टीचर को ही दिखाऊंगा या फिर किसी को नहीं। ये सिर्फ जिद नहीं थी, ये था आत्मविश्वास। बीएन हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान नरेंद्र मोदी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी सबसे आगे रहे। वो न सिर्फ एनसीसी के सक्रिय कैडेट थे, बल्कि रंगमंच पर भी उनका जलवा देखने लायक था। जोगीदास खुमान के मुख्य किरदार की उनकी भूमिका निभाने वाले फोटोग्राफ्स उन्हीं दिनों के हैं। मैं जोगीदास खुमान, दुश्मन मेरे नाम से कांपते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। हमले की तैयारी करो। क्या आप जानते हैं कि युवावस्था में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग ही पहचान थी। नरेंद्र मोदी की गहरी रुचि फोटोग्राफी में भी थी। वो तस्वीरें खींचा करते थे और अपनी इसी कला को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने एक प्रदर्शनी भी आयोजित की थी। हालांकि समय के साथ ये शौक पीछे छूट गया, लेकिन कैमरे से उनका रिश्ता कभी टूटा नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई मौकों पर वे कैमरे के साथ हाथ आजमाते नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी का सपना बचपन से ही था देश सेवा करना, सेना में जाना, लेकिन हालात कुछ और थे। पैसों की कमी के कारण वो जामनगर के सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए, लेकिन देशभक्ति की लौ उनके दिल में हमेशा जलती रही। 1962 का भारत चीन युद्ध, इसी दौरान वडनगर स्टेशन पर बाल नरेंद्र मोदी अपने पिता की चाय की दुकान से जवानों को चाय पिलाते और उनका हौसला बढ़ाते थे। इतने में 1962 का वॉर हो गया, तो हमारे यहाँ से दूर एक महसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह। तो मैं भी चला जाता था, तो जाकर के मैं भी तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। वडनगर के गौरीकुंड में हर साल जन्माष्टमी का बड़ा मेला लगता था। बच्चे बेसब्री से इंतजार करते। मेले के दिन पिता ने उन्हें घूमने के लिए 1 रुपया दिया। उस वक्त देश के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ आई थी। नरेंद्र ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम भी कुछ मदद करें। सभी दोस्तों ने 1-1 रुपया मिलाया, घर से स्टोव और बर्तन उठाए और मेले में चाय का स्टॉल लगा लिया। कमाई हुई रकम पूरी की पूरी राहत कार्य में ये सब दान कराए। बचपन में नरेंद्र मोदी की एक मजेदार शरारत थी।
वो शहनाई बजाने वालों को इमली दिखा देते थे ताकि उनका ध्यान बट जाए और शहनाई रुक जाए। गुस्से में वो उनके पीछे भागते रहे और नन्हे नरेंद्र भागकर बच जाते। किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी ने निश्चय किया कि उनका जीवन देश सेवा को समर्पित होगा। उन्होंने उपनाम रखा अनिकेत, यानी जिसका कोई घर ना हो, और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। बेलूर मठ में दीक्षा तो नहीं मिली, पर रामकृष्ण मिशन से जुड़ाव ने उनके भीतर साधक और कर्म योगी के बीज बो दिए, जो आगे उनके जीवन का आधार बना। हाई स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी के स्कूल की रजत जयंती थी, लेकिन चार दीवारी बनाने के पैसे नहीं थे। तब छात्र नरेंद्र ने साथियों के साथ मिलकर नाटक किया और उससे जुटाए सारे पैसे स्कूल को दान दे दिए। साल 1967 कम हाजिरी के कारण नरेंद्र मोदी प्री साइंस की परीक्षा नहीं दे पाए और घर छोड़ आध्यात्मिक यात्राओं पर निकल पड़े। 1969 में परीक्षा पास कर स्वामी नारायण आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन साधना की पुकार उन्हें हिमालय और कोलकाता के बेलूर मठ तक ले गई। संन्यास का मार्ग अपनाने की कोशिश के बावजूद नियति ने उनके लिए एक अलग राह तय कर रखी थी। भीतर मन में था तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया। एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे जिंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे। विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे। सिर्फ 17 साल की उम्र, जब ज्यादातर किशोर अपनी पढ़ाई और अपने करियर को लेकर सोचते हैं, उस समय नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनके जीवन की दिशा और दशा बदल कर रख दी। नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि वो भारत भ्रमण पर निकलेंगे। जिस दिन उन्हें अपने घर से बाहर जाना था, उस दिन मां हीराबा ने उनके लिए खास मौके पर बनने वाली मिठाई बनाई, उन्हें तिलक लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। मन में मेरे जंगल लगे, अंग अंग में आग, मैं जंगल में ढूंढता रहता हूं हरा भरा वह बाग। 1970 के शुरुआती दौर में अहमदाबाद की गलियों में नरेंद्र मोदी ने विश्व हिंदू परिषद की गुजरात इकाई को खड़ा करने की शुरुआत गायों की सेवा से की। उन्होंने दुकानों पर दान पात्र रखवाए और साइकिल से मोहल्ले भर में घूम घूम कर चंदा जुटाया। इन्हीं पैसों से गौ सेवा का अभियान चला और मोदी ने इस संगठन व समाज सेवा का पहला सबक सीखा। 70 का दशक था। नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस प्रचारक थे। एक बार देर रात वो एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे। बहुत ठंडी रात थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी को जगाया भी नहीं और बाहर ही खाट पर सो गए। पूछा भाई ऐसा क्यों किया, आप इतनी ठंडी में बाहर ऐसे ही सोए? तो बोले भाई आधी रात को मैं आया, मैं आधी रात को आपको उठाऊं, मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन को कोई तकलीफ हो जाए। साल था 1971। पाकिस्तान के खिलाफ जंग से ठीक पहले पूरा देश बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में गूंज रहा था। नरेंद्र मोदी ने अपने साथियों के साथ दिल्ली में सत्याग्रह किया और इस संघर्ष की सीधी मंजिल बनी तिहाड़ जेल। उम्र भले ही 21 साल की थी, लेकिन जज्बा पूरे राष्ट्र का था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। साल 1972 गुजरात के सिद्धपुर में वीएचपी का बड़ा सम्मेलन था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी युवा नरेंद्र मोदी को मिली। प्रांत प्रचारक वकील साहब ने उन्हें 80,000 रुपए सौंपे। रकम सुरक्षित रखने के लिए मोदी ने उसे सूखी सरस्वती नदी की रेत में गाड़ दिया। 3 दिन बाद वही रकम जस की तस लौटाकर उन्होंने अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी दोनों साबित कर दी। क्या आप जानते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुचि बचपन से ही ज्योतिष में भी रही है। बचपन में वो कभी कभार लोगों का हाथ देखकर उनकी किस्मत बता दिया करते थे। ये दिलचस्प किस्सा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दौरान बताया है। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। साल 1974, जगह अहमदाबाद का LD इंजीनियरिंग कॉलेज। मेस का बिल अचानक बढ़ा और छात्रों ने विरोध का बिगुल बजा दिया। इसी छात्र आंदोलन से एक 23 साल के युवा नरेंद्र मोदी जुड़े। मेस बिल का विरोध धीरे धीरे गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विशाल लहर में बदल गया। यही था ऐतिहासिक नवनिर्माण आंदोलन। इस आंदोलन को जननायक जयप्रकाश नारायण का भी समर्थन मिला और यही आंदोलन बना वो चिंगारी जिसके बाद पूरा देश इमरजेंसी की आग में झुलसने वाला था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। साल था आपातकाल का, जब लोकतंत्र की आवाज को दबा दिया गया था। इस दौर में नरेंद्र मोदी भूमिगत होकर काम कर रहे थे, लेकिन घर पर पिता को हर वक्त बेटे की सुरक्षा की चिंता सताती थी। काफी जद्दोजहद के बाद छोटे भाई पंकज ने किसी तरह नरेंद्र मोदी से संपर्क साधा और फिर वेश बदलकर मोदी अहमदाबाद में मामा के घर पहुंचे। जब पिता को पता चला कि बेटा लोकतंत्र की रक्षा के लिए भूमिगत भूमिका निभा रहा है, तो उनकी चिंता गर्व में बदल गई। आपातकाल में जब संघ के बड़े नेता जेल में थे, तब नरेंद्र मोदी वेश बदलकर गुप्त काम संभाल रहे थे। उनका जिम्मा था विरोध की सामग्री जुटाना और बांटना। डाक से खतरा था, तो उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। पर्चे और पुस्तिकाएं सैलून में रखवाई, जहां लोग चुपचाप पढ़ते और आगे बढ़ा देते। इमरजेंसी के समय भी उनकी ओर से जो लिटरेचर आता था, तो वो वितरण करना, किस किस को देना चाहिए। नाई की दुकान पे रखिए ये लिटरेचर, क्योंकि नाई की दुकान पर काफी कॉमन मैन भी आते हैं। आपातकाल में नरेंद्र मोदी भूमिगत होकर संगठन चला रहे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को खास हिदायत दी। गुप्त बैठक में चप्पलें करीने से नहीं, बेतरतीब उतारो, क्योंकि सधी हुई चप्पलों की लाइन पुलिस को संघ कार्यकर्ताओं की पहचान बता सकती थी, जबकि बेतरतीब चप्पलें आम लोगों जैसी लगती और शक से बचा देती। वो टाइम पे 5 डिजिट के फोन नंबर थे अहमदाबाद में, तो नरेंद्र भाई ने एक तरीका बताया कि लास्ट 2 नंबर, फॉर एग्जांपल 54 आता है तो 45 उलट सुलट करके लिखने का, जिससे कारण शायद वो कार्यकर पकड़ा गया, उनका कांटेक्ट जिसके साथ करने का है वो भी पकड़ ली जाए। आपातकाल के दिनों की यह है कहानी। नरेंद्र मोदी ने खुद को बचाने के लिए सिख का वेश धारण किया था। तभी एक पुलिसकर्मी ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी कहाँ रहते हैं? मोदी मुस्कुराए और बोले, मुझे नहीं पता, अंदर जाकर पूछ लीजिए। पुलिस वाला अंदर चला गया और मोदी स्कूटर पर सवार होकर निकल गए। आपातकाल के 636 अंधेरे दिन नरेंद्र मोदी ने ठान लिया कि संघर्ष की कहानियां दबेंगी नहीं। महज 23 दिन में बिना संदर्भ सामग्री के सिर्फ याददाश्त से उन्होंने संघर्ष में गुजरात लिख डाली। नींबू पानी पर गुजारा करते हुए लगातार लिखते रहे। किताब की सराहना मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल ने की और बाद में ये हिंदी में आपातकाल में गुजरात के नाम से प्रकाशित हुई। आपातकाल हटने के बाद साल 1977 देश में लोकतंत्र की वापसी का दौर, और इसी उथल पुथल में नरेंद्र मोदी की सक्रियता और नेतृत्व सबकी नजर में आने लगा। उसी साल मोदी को मुंबई बुलाया गया, जहां युवाओं के प्रतिरोध प्रयासों पर एक बड़ी चर्चा हो रही थी। कार्यक्रम से लौटते वक्त मोदी को मिला 250 रुपए का पारिश्रमिक। साल 1979, गुजरात का मोरबी, जब मच्छू डैम टूटने से 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बह गई।
उस वक्त नरेंद्र मोदी चेन्नई में थे, लेकिन जैसे ही खबर मिली वो तुरंत दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंचे। मोदी के आग्रह पर पूर्व पीड़ित सहायता समिति बनी। संघ ने 50 लाख रुपए जुटाए और मोदी की अगुवाई में सिर्फ राहत ही नहीं पहुंची, बल्कि मोरबी में नई कॉलोनियां भी बसाई गई। रमजान का महीना था। मोदी और उनकी टीम ने मुस्लिम परिवारों के लिए सहरी तक की व्यवस्था की थी। बाढ़ पीड़ितों की मदद के बाद नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद जिला विभाग प्रचारक की नई जिम्मेदारी मिली। इसके लिए उन्हें धोलका स्थित सत्संग भवन के एक कमरे में रहना पड़ा, जिसका साइज सिर्फ 12 गुणा 6 फीट का था। इसी धोलका में 1984 में संघ प्रमुख बाला साहब देवरस सरस्वती विद्यालय के उद्घाटन पर आए हुए थे और उसी मौके पर ली गई तस्वीर में नरेंद्र मोदी बिना दाढ़ी के दिखे, यानी क्लीन शेव। यह तस्वीर आज भी मोदी की दुर्लभ तस्वीरों में गिनी जाती है। 1980 के दौर में विनोबा भावे के विचारों से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी संघ के कार्यकर्ता के रूप में आदिवासी और दूर दराज के गांव की यात्राओं पर थे। एक दिन स्वयंसेवक के छोटे से घर पहुंचे। मोदी का स्वागत आधी रोटी और दूध से किया गया। उन्होंने देखा कि दूध असल में बच्चों के लिए था, इसीलिए खुद पानी के साथ रोटी खाई और दूध बच्चे को दे दिया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि देश की असली लड़ाई भूख और गरीबी से है। साल 1980 का दौर आदिवासी कल्याण के लिए अहमदाबाद में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। जैसे ही मोदी ने मंच संभाला, शुरू हुआ लगभग 90 मिनट का भाषण, जिसमें उन्होंने आदिवासी विकास के महत्व पर गहराई से बात की। मोदी के शब्दों से इतने प्रभावित हुए श्रोता कि कई उद्योगपतियों ने मंच पर ही ब्लैंक चेक सौंप दिया उन्हें। संघ में एक परंपरा है, प्रचारक बनने से पहले हर स्वयंसेवक को 3 साल की शिक्षा लेनी होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अलग थे। वो पहले प्रचारक बने और करीब 5 साल बाद इमरजेंसी खत्म होने पर 3 साल की शिक्षा लेने नागपुर पहुंचे। बड़ी से बड़ी मुश्किलों का आसानी से समाधान निकालने की कला नरेंद्र मोदी के भीतर पहले से थी। 80 के दशक की बात है। संघ के कार्यकर्ता की बेटी की शादी थी, लेकिन रिश्तेदार उनके खिलाफ खड़े थे। कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचा और उस समय मोदी ने ऐसी तरकीब निकाली कि बिना किसी टकराव के शादी संपन्न हो गई। सीधा आए शादी में, और वहाँ कोई एक मित्र पुलिस इंस्पेक्टर था, उसको फोन किया कि चलो एक लग्न में भोजन के लिए जाना है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, तो उसको लेकर भोजन में चले गए। तो वह पुलिस इंस्पेक्टर देखकर बाकी कौन गड़बड़ करते हैं, वो भी ऐसे चला रोक। 1987 में नरेंद्र मोदी बीजेपी से जुड़े और प्रांत के सह संगठन मंत्री बने। अगले ही साल संगठन मंत्री बने और यहीं से नरेंद्र मोदी के असली राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। इसी दौर में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की और इसी के साथ शहर में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई। राजनीति में अक्सर रिश्ते औपचारिक माने जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक ऐसा अलग ही रूप उस वक्त सामने आया जब बीजेपी के महामंत्री तुषार भाई देशमुख का निधन हुआ। उस समय मोदी केवल साथ काम करने वाले नेता थे, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर मिली, वो बिना देर किए सीधे शमशान पहुंचे। वहां पहुंचकर नरेंद्र मोदी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए और फूट फूट कर रोने लगे। हमने जब देखा ना, नरेंद्र भाई फूट फूट के रोए थे। तुषार भाई न उनके भाई थे, न उनके कोई सगे में थे। अगर ये चाहते हैं कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बने, तो क्या यह अपराध है उनका? साल 1990, लाल कृष्ण आडवाणी की ऐतिहासिक रथ यात्रा। गुजरात में इस रथ की सुरक्षा और हर पड़ाव की नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी गई।
कई जगह प्रशासन ने सहयोग नहीं किया तो मोदी ने स्वयं सेवकों की मानव श्रृंखला खड़ी कर दी ताकि रथ बिना रुकावट आगे बढ़ सके। पुलिस और प्रशासन की नजर से बचने के लिए मोदी कभी साधारण कार्यकर्ता के कपड़े पहन लेते तो कभी ऑटो में बैठकर यात्रा की आगे पीछे की गतिविधियों पर नजर रखते। कई बार वो स्थानीय नेताओं पर सख्त भी हो जाते क्योंकि उनके लिए अनुशासन सर्वोपरि था। मोदी की कार्यशैली से आडवाणी भी प्रभावित रही। राम हमारे माटे कोई परमात्र मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, राम ए मात्र हमारे मत भगवान नहीं। ये तस्वीरें जनवरी 1992 की हैं, जब एकता यात्रा पर निकले नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे थे। जय श्री राम के जय घोष के बीच नरेंद्र मोदी ने वहां संकल्प लिया, वो तभी लौटेंगे जब राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा। वक्त बीता, संघर्ष की लंबी यात्रा पूरी हुई और मोदी सरकार में राम मंदिर का निर्माण साकार हुआ। 1992 का लिया हुआ संकल्प 2024 में पूरा हुआ। नरेंद्र मोदी लौटे रामलला के दरबार में। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। साल 1992 एकता यात्रा में लाल चौक पर तिरंगा फहराना था, लेकिन आतंकी हमले की आशंका से माहौल तनावपूर्ण था। कार्यकर्ता हतोत्साहित हुए, मगर नरेंद्र मोदी ने रात भर समझाकर रणनीति बनाई। उन्होंने समूहों को अलग अलग रास्तों से भेजा और खुद कभी फौजी जैकेट, कभी फिरन पहनकर नजर रखते रहे। चुनौतियों के बावजूद आखिरकार मोदी और मुरली मनोहर जोशी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। 1992 में आतंकियों ने लाल चौक पर तिरंगा फहराने की खुली चुनौती दी। इसी बीच कर्नाटक की रैली में नरेंद्र मोदी ने मन से ऐलान किया, हम लाल चौक पर झंडा फहराकर दिखाएंगे। कश्मीर जाने से पहले आतंकियों को यूं सीधी चुनौती देना उस दौर में एक असाधारण बात थी। यही पल मोदी के साहस का सबूत बना और एकता यात्रा की जीत की नींव रख गया। We have accepted the challenge. And the challenge from my side also. 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध किया है। साल था 1980, जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन की गूंज सुनाई दी गुजरात के भरूच से, जहां नरेंद्र मोदी और साध्वी रितंभरा ने ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने लोगों के दिलों में आग भर दी। इस भाषण की रिकॉर्डिंग हुई और फिर वही टेप गांव-गांव, शहर-शहर सुनाई गई। पूरा गुजरात जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। संगठन के पास साधन ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से जिस दिशा में जो ट्रेन जाएगी तो सारे कार्यकर्ता उस ट्रेन में जो है अलग अलग दिशाओं की गाड़ियों में सवार हो जाएंगे और वहाँ जितने भी यात्री हैं या जहाँ वो ट्रेन पहुँचेगी वहाँ तक ये रामशिला का संदेश देना है और राम जन्मभूमि के आंदोलन का संदेश देना। 90 के दशक का आखिरी दौर, हरियाणा बीजेपी के नरेंद्र मोदी प्रभारी बने, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे काम किया। उस समय मोदी किराए के एक छोटे से मकान में रहते थे, खाना भी खुद ही बनाते। यहीं पर रहकर मोदी ने अगड़ा पिछड़ा पंजाबी वैश्य जैसे नए सामाजिक समीकरण की नींव रखी। एक ऐसा समीकरण जिसने हरियाणा की राजनीति का चेहरा बदल दिया। नतीजा यह हुआ कि 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हरियाणा से सूपड़ा साफ हो गया और ये जीत मोदी की सूझबूझ और रणनीति की गवाह बन गई। नरेंद्र मोदी जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, पहाड़ों में पहुंचे तो उन्हें रोशन ठाकुर ने पैराग्लाइडिंग करने का न्योता दिया। बारिश की वजह से उड़ान रुकी, लेकिन मोदी जी का हौसला नहीं रुका। उन्होंने पूरा उत्साह दिखाया और निडरता से पैराग्लाइडिंग की।
आज जिस पैराग्लाइडिंग को हम हिमाचल की पहचान मानते हैं, उसमें भी मोदी जी का एक बड़ा योगदान रहा। मोदी जी ने बिना झिझक बिना डरे इतना बढ़िया पैराग्लाइडिंग किया कि मैं खुद भी बहुत इंप्रेस हुआ कि मोदी जी इतने एडवेंचरस है। बीजेपी महासचिव रहते नरेंद्र मोदी का सफर कभी नहीं रुकता था। एक बार सुरेंद्र नगर से अहमदाबाद जाते वक्त उनकी कार रात को खराब हो गई। वक्त कम था तो मोदी ने देर किए बगैर रास्ते में जा रहे एक ट्रक को रुकवाया, ट्रक में लिफ्ट ली और उसी पर सवार होकर अहमदाबाद जा पहुंचे। एक जनरल सेक्रेटरी के लेवल का बंदा ऐसे भी ट्रक में ट्रैवल करते हुए, उस टाइम पे मेन कंपेनर वही थे, उनको बिल्कुल हिचकिचाहट या संकोच नहीं हुआ, सीधा ट्रक में भेज गए। साल 1998 में बीजेपी महासचिव के तौर पर त्रिनिदाद पहुंचे नरेंद्र मोदी को एक उद्योगपति ने आलीशान कमरा ऑफर किया, लेकिन मोदी ने सादगी चुनते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, और उन्होंने आरामदायक कमरे के बजाय लॉन्ड्री रूम में रात बिताई। तो देखिए घूम फिर करके जो प्रेस करने का एक छोटा सा रूम कमरा था, न टॉयलेट न बाथरूम न एयर कंडीशन, तो मेरे लिए तो सूटेबल यही है। क्यों मुझे ऐसे में भी नहीं सोता मैं। साल था 2001। अचानक नरेंद्र मोदी के पास एक फोन आया। कॉल था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। उस वक्त नरेंद्र मोदी अपने पत्रकार मित्र के अंतिम संस्कार में दिल्ली में थे, लेकिन ये फोन कॉल उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। अटल जी ने मोदी को फौरन मिलने के लिए बुलाया और वहीं से तय हो गया नरेंद्र मोदी गुजरात के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब मोदी वहां पहुंचे तो उन्हें गुजरात लौटकर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े, हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखने वाले एंडी मरीनो के मुताबिक साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने चौंकाने वाला जवाब दिया। मोदी ने कहा, मैं पूरा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन महीने में 10 दिन गुजरात आकर पार्टी को संभाल जरूर दूंगा। इसके बाद अडवाणी जी को फोन करना पड़ा और उन्हें साफ कहना पड़ा कि मोदी जी, सबने आपके नाम पर मुहर लगा दी है। तब जाकर नरेंद्र मोदी ने हामी भरी और गुजरात की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हुई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2001 नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो हालात बिल्कुल अलग थे। ना वो विधायक थे, ना ही उनके पास अहमदाबाद में रहने के लिए कोई घर। पार्टी ने उनके ठहरने के लिए सर्किट हाउस में एक कमरा बुक कराया, लेकिन मोदी ने साफ कहा, मैं यहां तभी रहूंगा अगर पूरा किराया खुद दे पाऊं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी साधारण जीवन और सिद्धांतों पर अड़े, यही है नरेंद्र मोदी की पहचान। भाई कमरा बुक कराइए, मैं एमएलए कुछ नहीं हूं। पूरा पैसा अगर सरकार लेती है तो कमरा बुक करना, और पूरा चार्ज दे करके मैंने कमरा बुक करवाया। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सचिवालय जाते वक्त नरेंद्र मोदी से लिफ्ट में एक बुजुर्ग लिफ्टमैन ने मदद मांगी। मोदी ने पूछा, नौकरी में कितना वक्त बाकी? बुजुर्ग ने कहा, बस कुछ साल। उसी पल मोदी ने आदेश दिया कि उन्हें सिविल अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि आखिरी साल आराम से गुजरे। नरेंद्र भाई ने पूछा, काका आपकी जॉब अभी कितनी बाकी है? बोले अभी वर्ष है। तो उन्होंने कहा, ठीक है काका, कल थी तमें सिविल में जो नौकरी करवा, आप कल से सिविल हॉस्पिटल में जाइए क्योंकि वो आपके घर से बिल्कुल नजदीक है। सीएम की शपथ लेने के बाद पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया, नर्मदा को साबरमती नदी से जोड़ दिया। शपथ के 4 घंटे बाद नरेंद्र मोदी के पहले फैसले ने साबरमती नदी की तस्वीर बदल दी। साबरमती के लबालब होते ही उन्होंने वहां महाआरती का कार्यक्रम शुभारंभ किया, जहां से उन्हें साबरमती रिवरफ्रंट का आइडिया आया। मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन नर्मदा को साबरमती के साथ जोड़ दिया। 2003 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ। मंच पर प्रधानमंत्री वाजपेयी मौजूद थे।
लेकिन सबका दिल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीता। उन्होंने इसे प्रवासियों को मातृभूमि से जोड़ने का मंच बताया और कहा, बीजेपी हार जीत सकती है लेकिन हिंदुत्व कभी नहीं हारता। और तभी से प्रवासी भारतीय सम्मेलन हर 2 साल पर करने की परंपरा शुरू हुई। साल 2007 गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी पहली बार जापान पहुंचे और बुलेट ट्रेन के कॉकपिट में सफर किया। तेज रफ्तार का वो अनुभव मोदी को इतना भा गया कि उन्होंने उसी वक्त सपना देख लिया, भारत में भी एक दिन बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। 7 साल बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया। 2017 में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई और आज ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2008 में ममता बनर्जी के आंदोलन से सिंगूर का नैनो प्लांट बंद हुआ। तभी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को सिर्फ एक शब्द का एसएमएस भेजा, वेलकम। नैनो प्लांट गुजरात आ गया और मोदी उद्योग जगत में निर्णायक नेता के रूप में उभरे। पीएम मोदी विज्ञान को लेकर कितने सजग रहे, इसकी कहानी तत्कालीन इसरो चीफ जी माधवन ने साल 2009 में बताई। सीएम रहते मोदी ने गुजरात को देश का पहला राज्य बना दिया जिसने सैटेलाइट डेटा और 3D तस्वीरों का इस्तेमाल पाइपलाइन जांच और डैम रूट तय करने के लिए किया था। फसल की पैदावार से लेकर टेलीकॉम और भूजल की तलाश तक हर जगह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। साल 2009 में नए साल की सुबह गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर जवानों के बीच पहुंचे। फेंसिंग क्रॉस करके बॉर्डर पिलर तक गए, तस्वीर खिंचवाई और फिर जवानों से दिल की बातें की। एक जवान बोला, साहब 50 किलोमीटर दूर से टैंकर में पानी आता है। मोदी ने उसी वक्त वादा किया और सिर्फ 6 महीने में पाइपलाइन से पानी पहुंचवा दिया। वो लम्हा जब जवानों की प्यास बुझी और वादे पर खरे उतरे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और महानायक अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प रही। 2009 में फिल्म पा रिलीज होने पर अमिताभ बच्चन इसे टैक्स फ्री कराने नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। मोदी ने कहा, पहले साथ में फिल्म देखते हैं। फिर क्या था, दोनों थिएटर चले गए, फिल्म देखी, साथ में खाना खाया। इसी मुलाकात में गुजरात टूरिज्म प्रमोशन की बात हुई और अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बने बिना कोई फीस। यहाँ खुशबू है गुजरात की। जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया तो उस वक्त बॉलीवुड के कई लोग संशय में थे, लेकिन लता मंगेशकर ने खुले मंच से कहा था, मेरी अंतरात्मा कहती है नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नरेंद्र भाई हमें पीएम की जगह पे नजर आए। 2014 के चुनाव परिणाम ने लता दीदी की भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। मोदी प्रधानमंत्री बने। लता मंगेशकर शपथ ग्रहण में तो नहीं आ सकी, लेकिन मोदी के नाम एक शुभकामना भरा पत्र भेजकर उन्हें अपने आशीर्वाद से निहाल कर दिया। लता मंगेशकर और मोदी को लेकर सबसे दिलचस्प कहानी इस चिट्ठी में है। लता दीदी ने मोदी को पत्र लिखा, जब मैं अपने पुराने संगीत संग्रहों को देख रही थी तो मुझे देशभक्ति गीतों की एक सीडी मिली जो मैंने कई साल पहले गाई थी। मुझे लगता है कि ये खजाना है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और लता दीदी ने मोदी को वो सीडी गिफ्ट की। नरेंद्र मोदी ने जब 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे किए तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। अपने पूरे कार्यकाल में की गई करीब 40 लाख रुपए की बचत मोदी ने खुद पर खर्च नहीं की, बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों में बांट दी थी। नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में अपनी मां हीराबा चूल्हे पर संघर्ष करते हुए देखा था। वही स्मृति, वही दर्द 2016 में बनी प्रेरणा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की, जिसके तहत करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा मिला। मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था
कि माँ खाना परोस रही हो लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। ये वाकया गृह मंत्री अमित शाह ने सुनाया था। एक अहम मीटिंग चल रही थी, तभी खिड़की पर आकर एक मोर ने चोंच मारनी शुरू कर दी। सब हैरान थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत पहचान लिया कि मोर भूखा है। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति। 80 के दशक में अहमदाबाद के छोटे से आरएसएस दफ्तर में रहने वाले नरेंद्र मोदी की जरूरतें बेहद साधारण थी। एक बार डॉक्टरों ने पूछा, रात का खाना कैसे खाते हैं? मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर पत्थर के नीचे पर्ची रखी होती है, जिस घर का नाम लिखा हो वही भोजन मिलता है, और अगर पर्ची ना मिले तो गुड़ चना खाकर सो जाता हूं। ये उनकी सादगी और अडिग जज्बे की झलक थी। जैसे ही मैं वो पत्थर उठाऊंगा, वो पर्ची देखूंगा, उसमें से एक नाम उसमें लिखा होगा कि भाई आज इस बंदे के घर पे आपको खाना खाने के लिए जाना है। साल 1983 लोनावला में संघ की एक अहम बैठक थी। नरेंद्र मोदी अपने साथी प्रचारक हरीश रावल के साथ स्कूटर से निकले, लेकिन आधे रास्ते में स्कूटर खराब हो गई। अब बैठक छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था, तो सारी रात पैदल चलते हुए दोनों लोनावला पहुंच गए। वहाँ थोड़ा लेट पहुंचे तो कार्यकर्ता बोले, करे कोई संघ के कार्यकर्ता लेट नहीं आते, आप लेट आ गए। तो फिर नरेंद्र मोदी ने हंसने से कहा, आप लेट आ गए, हमारी थोड़ी भूल हो गई। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की एक बेहद अहम बैठक चल रही थी। तभी अचानक खिड़की की कांच से एक पक्षी टकराया। जोर की आवाज हुई। सबके रुकने से पहले मोदी ने खुद ही बैठक रोक दी। कहा, पहले देखा जाए पक्षी को क्या हुआ। तुरंत वन विभाग को बुलाया गया ताकि उस घायल पक्षी का इलाज किया जा सके। राजनीति में विरोधी लेकिन मानवीयता में साथी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जब बीमार हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। यही नहीं रुके, डॉक्टरों से लगातार उनका हालचाल भी पूछा। फोन किया तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी दिक्कत होती है कोई, तो कहते हैं कौन प्रधानमंत्री जी? मनमोहन सिंह जी। अब उसको भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी प्रधानमंत्री मोदी जी ये सब करवा रहे हैं। ट्रेन हो या फिर मेट्रो, आपने कई बार पीएम मोदी को खुद टिकट खरीद कर यात्रा करते देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की एक अनसुनी कहानी है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तब बच्चों के लिए यूके से अटल एक्सप्रेस नाम की खास ट्रेन मंगाई गई। लॉन्चिंग के मौके पर जब प्रेजेंटेशन हुआ तो मोदी ने पूछा, पहले सफर में कौन बैठेगा? चेयरमैन ने जवाब दिया, मंत्री, मेयर और अधिकारी। लेकिन मोदी ने आदेश दिया कि पहली यात्रा 125 दिव्यांग बच्चों की होगी। उसी दिन आदेश दिया कि दूसरे दिन से जब ट्रेन चलेगी, टिकट से ही बैठेगा, ऑफिसर टिकट से बैठेगा, पुलिस ऑफिसर टिकट से बैठेगा। आज तक वो परंपरा चालू है। गुजरात के भरूच से एक दर्दनाक खबर आई थी। एक पिता अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए मजबूरी में अपनी किडनी बेचना चाहता था। ये खबर अखबार में छपी और जैसे ही सुबह नरेंद्र मोदी ने ये खबर पढ़ी, उन्होंने फौरन उस पत्रकार को फोन किया। मोदी ने कहा, उस पिता को कहिए बेटी का इलाज मैं करवाऊंगा। बच्ची जो है वो जिंदा है और हर दिवाली के दिन, है ना, दिवाली के दूसरे दिन सुबह वो मुझे रामा श्यामा मतलब करने जय श्री कृष्ण करने के लिए फोन करती है। प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट सहयोगियों का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना अपने परिवार का। इसका सबूत देते हैं उनके दो मंत्री पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण। किस देश का प्रधानमंत्री आपकी चिंता करेगा कि आपका गला ठीक करना है? 2 नुस्खे नहीं चले तो तीसरा नुस्खा बताएगा और अगले दिन आपको टीचर भी भेजेगा। I had lost my father many years ago. But we felt my father's there. And I don't have to worry ever again. There was a call from PM saying, what have you done? Why? Take care of yourself. But
He said that and kept the phone down, but he had sent his personal doctor, to take care of me. साल 2018 प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में बच्चों के साथ जन्मदिन मना रहे थे। बच्चे उन्हें पेंटिंग गिफ्ट कर रहे थे और तभी एक बच्चा रवि शरारत में अपने दोस्त ऋषु की पेंटिंग छीनी और वही गिफ्ट मोदी को दे दिया। जब ऋषु की बारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? मासूम ऋषु ने जवाब दिया, मेरा गिफ्ट तो रवि ने छीन कर आपको दे दिया। ये सुनकर प्रधानमंत्री मोदी ठहाका लगा बैठे और फिर प्यार से ऋषु का कान खींचा और पीठ थपथपाई। अयोध्या की तस्वीरें आप सबको याद होंगी, जहां उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी के घर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। दिसंबर 2023 की वो दोपहर जब पीएम मोदी ने उनके घर पर बैठकर चाय पी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद नए साल के मौके पर पीएम मोदी ने मीरा मांझी को चिट्ठी लिखी, शुभकामनाएं दी और तोहफे भी भेजे। इन तोहफों में था एक सुंदर सी टी सेट और बच्चों के लिए कलर्स और ड्राइंग बुक। चुनाव प्रचार का दौर था, दिन रात सभाएं, लगातार भाषण। नरेंद्र मोदी का गला बैठ गया। एक आरएसएस कार्यकर्ता ने उन्हें होम्योपैथी की दवा दी। दवा असरदार रही, आवाज फिर गूंज उठी। तभी से मोदी ने ये आदत बना ली, आज भी जब चुनाव प्रचार पर निकलते हैं तो अपने साथ वो होम्योपैथी दवा जरूर रखते हैं। कट से डब्बी काट के दी हमारी होम्योपैथी की। उसने बताया कि देखो आज भी मैं, आप शायद कर रहे कि नहीं कर रहे मुझे पता नहीं, लेकिन आज भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीना में रिफाइनरी का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, लेकिन तभी नजर पड़ी एक कार्यकर्ता पर जिसकी टांग में प्लास्टर था। कार्यकर्ता ने हाथ जोड़े तो सहारा बनी छड़ी नीचे गिर गई। मोदी बिना देर किए हुए झुके, छड़ी उठाई और मुस्कुराते हुए उसे वापस थमा दी। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी झुककर उठाने लगे तो मैंने कहा, श्रीमान जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे दोनों पैर ठीक हैं, तुम्हारे पैर में चोट है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी हर साल जून के महीने में सत्ता के गलियारों से निकलकर गांवों की पगडंडियों पर पहुंच जाते थे। 3 दिन गांव-गांव घूमते, उन घरों में पहुंच जाते जहां बेटियां स्कूल से दूर थीं। परिवारों को समझाते और इस बात का यकीन दिलाते कि उनकी बेटी की असली जगह रसोई नहीं बल्कि स्कूल का क्लासरूम है। नरेंद्र मोदी सिर्फ जनता ही नहीं, अपने साथ काम करने वाले अफसरों का भी उतना ही ख्याल रखते हैं। अहमदाबाद की कलेक्टर अनीता करवाल एक बार गंभीर रूप से वो बीमार हो गई। महीना भर आईसीयू में रही। ड्यूटी पर लौटने के कुछ ही दिन बाद सीएम ऑफिस से फोन आता है। मोदी जी ने खास तौर पर केरल से विशेषज्ञ डॉक्टर बुलवाया है। डॉक्टर ने न सिर्फ पूरी जांच की बल्कि अनीता करवाल को अपना पर्सनल नंबर दिया ताकि कभी भी मदद मिल सके। And he was a very renowned doctor of India. ये बात हो गई। फिर शाम को 8 बजे मैं घर पहुंची तो मुझे सर के ऑफिस से फ़ोन आया कि सर बात करना चाहते हैं। और सर ने मुझसे बात करके पूछा कि अनीता तुमको उससे कुछ फ़ायदा हुआ? बच्चों से पीएम मोदी का लगाव किसी से छुपा नहीं है। मौका कोई भी हो, वे बच्चों से मिलने का मौका कभी भी नहीं गंवाते। 2017 में कर्नाटक के कलबुर्गी में चुनावी दौरे पर जब मोदी बच्चों से मिले तो उन्होंने सवाल किया, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा डॉक्टर। फिर पीएम ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कभी प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं करता? तभी एक मासूम बच्चा बोल उठा, हमारा मन तो आपके जैसा बनने को करता है। पीएम बनने का मन नहीं करता है? सर आपके जैसा बनने का मन करता है। सर हम चाय वाले हैं, चाय वाले हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।